तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक तेलुगु हॉरर कॉमेडी फिल्म को जिसका नाम है राकासा यानी कि राक्षस। मूवी काफी अच्छी है, देखने में मजा आता है, वन टाइम वॉचेबल तो है ही। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो भी अच्छा है और काफी बढ़िया है। इनफैक्ट इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी उसके अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल जानकारी मिलेगी। और रिसेंटली मैंने रॉक्तोफुलक नाम की बंगाली सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 3 आने वाला है, तो 1 और 2 पार्ट को भी देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2000 साल पहले राकावरम नाम के गांव को दिखाते हुए, जहां पर किले के अंदर कैद एक ब्रह्म राक्षस को गांव वालों को हमेशा एक नर बलि हर 1000 साल में चढ़ानी पड़ती है, या फिर जब उनको 3 वार्निंग मिलती हैं। और ऐसे ही बलि 2000 साल पहले दी गई थी, फिर 1000 साल पहले, और सबसे लेटेस्ट बलि 500 साल पहले एक शिशु की दी गई थी। अब फोर्ट के पार ये बलि रखी जाती थी और हम एक राक्षस की आवाज भी सुनते हैं जो कि काफी भयानक होती है। लेकिन उस वक्त के महाराज प्रताप रुद्र वर्मा जो थे वो अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा होते हैं कि ये सब गलत है और उनको इस चीज को, इस रिचुअल और बलि को रोकना होगा। तभी अचानक से एक सैनिक आकर महाराज को बताता है कि फोर्ट के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है जो कि मिल गया है, और ब्रह्म राक्षस पर हमला करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। अब ब्रह्म राक्षस के ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि राजा और उसकी सेना कभी लौटकर वापस नहीं आती। तभी राजा के बेटे को एक खास चाबी सौंपी जाती है, ये कहते हुए कि कोई भी उसके पिता जैसी गलती कभी ना करे, आने वाली जनरेशंस को बलि देते रहना होगा, जिसके चलते ही मूवी 2026 में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बारातियों से भरी हुई बस सेम गांव में आ रही होती है, जिसके अंदर चारी और उसका बेटा आनंदा सभी को चूना लगा रहे होते हैं। वो एक काला धागा बेच रहे होते हैं, ये बोलकर कि वो सभी की बुरी शक्तियों से रक्षा करेगा, लेकिन बस उनको किले के पास नहीं जाना है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब नकली था और वो ये ठगी कर रहे थे। तभी रास्ते में मूवी का मेन हीरो ईरा बाबू यानी कि वीरा बाबू आता है, जिसको सब प्यार से यहाँ वीरू बोलते हैं, जो कि अमेरिका से 10 साल बाद लौटा था। अब यहाँ उसे उसका फ्रेंड बालाराजू मिलता है, जिसके साथ वो बस बोर्ड करता है। साथ ही साथ वो ये बताता है कि वो यहाँ पर गांव की लड़की सुकन्या से शादी करने आया है। लेकिन शॉकिंगली ये बाराती जो थे वो सुकन्या और महेश की शादी के लिए ही जा रहे थे, लेकिन वीरू को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, ना ही उसने यहाँ पर ध्यान से पढ़ा था कि ये बस किसके नाम की जा रही है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चारी के स्कूल से पढ़ा था, इसलिए उसको तेलुगु ठीक से नहीं आती थी। खैर तभी गांव पहुंचकर उसको धक्का लगता है कि सुकन्या ने कई लड़कों के साथ चक्कर चलाया था, लेकिन उसने महेश से शादी करने का फैसला लिया और वीरू को बेवकूफ बनाकर पैसे, आईफोन, घर का सामान सब कुछ लिया था। और इस चक्कर में सभी लोग वीरू को सुकन्या का बड़ा भाई समझते थे, जिससे कि होता यह है कि वीरू का दिल टूट गया था। वहां पर वीरू की दादी मनगम्मा भी होती हैं, जो कि उसको देखकर शॉक्ड होती हैं कि वो अमेरिका से यहाँ पर कैसे आ गया और आखिरकार क्यों आया। खैर तभी बालाराजू यानी कि बालू जो होता है वो वीरू के साथ चारी के यहाँ पर चलने के लिए कहता है, एज वो और उसकी बेटी सुब्बा लक्ष्मी जो होती है वो इन चीजों में हेल्प कर सकती थी। लेकिन जब वीरू और बालू वहाँ पर पहुँचते हैं तो सुब्बा लक्ष्मी का भाई आनंदा अपनी बहन को बुलाने जाता है। हम देखते हैं कि इंतजार करते टाइम वीरू चारी की बातें सुनता है। चारी गांव के सरपंच परशुराम और उसके पिता के साथ कुछ खुसर पुसर कर रहा था कि गांव के अंदर कुछ तो होने वाला है, और ये बात उनको ग्रहों की दिशाओं से पता चली थी, लेकिन डेट क्या होगी इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी वहां पर सुब्बा लक्ष्मी आकर उन दोनों को डांटने लगती है कि वो क्या सुन रहे थे। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है, और उसको सुकन्या से शादी करनी है, उसकी शादी तोड़नी है। तो वो एक काला काजल देती है, जिसको वो सुकन्या की कमर पर लगाकर उसको अपनी ओर आकर्षित करके शादी तोड़वा सकता था। अब वो ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन होता यह है कि गलती से उसने सुकन्या की माँ की कमर पर बड़ा सा काजल लगा दिया था, जिससे कि वीरू और बालू को डर लग रहा था कि कहीं सुकन्या की माँ वीरू के प्यार में पागल ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वीरू सुकन्या महेश की शादी होते देखते रहता है, गुस्सा हो जाता है, उसका दिल टूट गया था, और बस फिर वो सीधे ही दारू पीकर रोड पर पहुंच जाता है। उसका दोस्त बालू इतना ज्यादा दारू पी लेता है कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था। खैर तभी वहां पर सुब्बा लक्ष्मी आती है, जिसको वो 2-4 बातें सुना देता है कि उसका जादू काम नहीं आया। लेकिन सुब्बा लक्ष्मी कहती है कि इतना लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके लिए होगी। लेकिन तभी वहां पर उसका पिता चारी आकर सुब्बा लक्ष्मी को ले जाता है। लेकिन सुब्बू जो होती है वो जाते जाते वीरू को बताती है कि उसे घर जाने के लिए राइट साइड वाला रास्ता लेना है और लेफ्ट बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो फोर्ट यानी कि किले की तरफ जाता है जहाँ पर वो राक्षस है। तभी हम देखते हैं कि सुब्बू के जाते ही वीरू के सामने एक स्त्री आकर खड़ी हो जाती है, और यहाँ पर एक आइकॉनिक कॉमेडी सीन आता है, जिसको वो कहता है कि ओ स्त्री कल आना।
और ये कौन है किसी को भी समझ में नहीं आता। अब या तो ये कोई स्पिरिट थी या फिर पक्का से ये सुकन्या की माँ हो सकती है जिसके ऊपर शायद से काला जादू चल गया था। और बस तभी वीरू वहां से भाग जाता है। वीरू ने अब इतनी दारू पी ली थी कि वो लेफ्ट ही चला जाता है और सीधे किले के पास पहुंच गया था, जहां पर वो ब्रह्म राक्षस की मूर्ति से ही बात करने लगता है। तभी उसको वहां पर पहली वार्निंग यानी कि अपने सामने मीटियोर गिरता दिखता है, यानी कि बलि का वक्त चुन लिया गया था। तभी घर पर सरपंच का पिता रॉकिंग चेयर पर आराम कर रहा होता है कि तभी वहां पर उसके सामने रखे हुए कबर्ड से आवाज आने लगती है और जब वो उसको खोलता है तो उसे वहां पर वही 500 साल पुरानी चाबी चमकते दिखती है, यानी कि नर बलि का वक्त आ गया था। और तभी उसको अपने दादाजी की आत्मा रॉकिंग चेयर पर बैठकर हिलती दिखती है और उसको अपने बचपन का विजन आता है जब वो उसको एक कहानी सुना रहे थे कि कोई भी उस किले के पास ना जाए नहीं तो कुछ होगा, लेकिन क्या होगा ये वो नहीं बताते या फिर हमको दिखाया नहीं जाता। तभी हम देखते हैं कि वीरू के पास कोई चीज आती है और अगले दिन वो एक जगह पर बेहोश मिलता है। अब सभी गांव वालों को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई लाश होगी, लेकिन तभी वीरू जाग उठता है एज वो खाली नशे की हालत में वहीं पर सो गया था और उसने गांव का नियम भी तोड़ दिया था एज कोई भी रात को किले के पास नहीं जाया करता। सरपंच ने ये पहले ही बोल रखा था। बट एक वियर्ड चीज ये थी कि गांव से सोमू नाम का एक आदमी गायब था और उसके खून से लथपथ चेक शर्ट का टुकड़ा पहले जो कि पेड़ पर था वो वीरू के कंधे पर आकर लटक गया था। अब तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर नरसिम्हा राव आया हुआ था जो कि उसको अरेस्ट करने लगता है। साथ ही साथ उसका दोस्त बालू उसको बहुत शुक्रिया अदा करता है कि सोमू स्मगलर ही था, अच्छा हुआ उसको खत्म कर दिया। लेकिन वीरू कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तभी पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले उसको गांव के सरपंच यानी कि परशुराम के सामने पेश करा जाता है एज वहां पर उसकी बहुत चलती थी। वहां पर ऑलरेडी एक आदमी का फैसला कर दिया गया था और उसको कुछ दिन के लिए गांव से निकाल दिया गया था। अब पुलिस भी वहां का फैसला आने से पहले कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब परशुराम जो होता है वो वीरू को कोड़े मारने की सजा सुनाने लगता है कि तभी वहां पर सोमू की बीवी सावित्री आ जाती है जो कि बहुत दुखी थी। लेकिन बालू बार बार यही कह रहा था कि अगर वो खत्म भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक स्मगलर ही था। तभी वहां पर सरपंच का पिता आकर बोलता है कि इन फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी फैसला लो। और अब फाइनल फैसला ये होता है कि वीरू के परिवार की कोई भी गांव वाला मदद नहीं करेगा, ना कोई राशन ना कोई चीज, और उसको ढेर सारे कोड़े भी पड़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वीरू की दादी मनगम्मा जो होती हैं वो घर के सारे काम वीरू से ही करवा रही थी एज वो जब से गांव में आया था बस उत्पात मचा रहा था। लेकिन वो दिल का बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसके साथ ही लोग गलत कर रहे थे। उसको ना रूल्स का पता था ना कोई आइडिया था, फिर भी उसको सोमू का कातिल मानकर उसको सजा मिलती है और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। अब सजा में एक चीज और शामिल थी कि जब तक सोमू नहीं मिलता तब तक वीरू को रोज सावित्री को 250 रुपए देने होंगे, जबकि इससे पहले वो उससे $25,000 मांग रही थी क्योंकि उसको पता था कि वीरू अमेरिका से लौटा है तो उसके पास पैसा होगा। अब नाम सावित्री था लेकिन काम सारे शूर्पणखा वाले थे। एनीवेज हम गौर करते हैं कि सावित्री इन 250 रुपयों से रोज दारू पिया करती थी और बालू वीरू से लिखकर बात किया करता, लेकिन सिर्फ सुब्बू ही थी जो कि वीरू की हेल्प कर रही थी। अब तभी सुब्बू बालू को ये बताती है कि सोमू को आखिरी बार गंगैया दादाजी के पास देखा गया था जो कि 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत बड़े दारूबाज और नशेड़ी हैं। हम ये भी देखते हैं कि सरपंच का बाप जो होता है वो किसी से बात करते हुए ये बोल रहा था कि जब से वीरू गांव में आया है तब से ये सब शुरू हुआ है और कोई भी उस किले के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शायद अपने बेटे से कह रहा होगा या फिर चारी से, यानी कि राज यहाँ पर काफी गहरे थे। खैर अब वीरू और बालू गंगैया से जाकर बात करते हैं और रोज दारू पिलाते हैं, लेकिन उनको बस ये पता चलता है कि वो किसी पंकजम नाम के व्यक्ति के साथ मस्ती करते हैं, लव इंटरेस्ट है उनका, शायद से रिश्ता था। अब अच्छी जिंदगी के लिए वीरू दिया लेकर पौंड में प्रवाह करने जाता है, लेकिन तभी दिया उलट जाता है और उसको जानवरों की आवाज भी आती है जैसे कि वो खतरे में हो। अब अगली सुबह गाँव वाले सरपंच के पिता को अपने साथ लेकर जाते हैं तो दिखाने पर वहाँ पर सारे जानवर रातों रात कंकाल बन गए थे, जो कि दूसरा साइन था, दूसरी वार्निंग थी कि जल्दी से जल्दी बलि तैयार करी जाए। खैर अब रात में वीरू अकेले आग जलाकर बैठा हुआ था कि तभी उसके पास सुब्बू आती है, जिससे हमको पता चलता है कि 9th क्लास तक वो वीरू के साथ क्लास में ही बैठा करती थी, लेकिन फिर वो फेल हो गई और उसके बाद से ही सुकन्या उसके साथ बैठती थी। इनडायरेक्टली वो बता देती है कि वो वीरू से प्यार करती थी, लेकिन ये बात वीरू अभी समझ नहीं पाता और तब जाकर बालू एक रात उसको समझाता है कि सुब्बू उससे प्यार करती है, उसका पूरा का पूरा बर्ताव बदला हुआ है, जिससे कि वीरू बहुत खुश था और सोचता है कि कल से सब बदल जाएगा। लेकिन तभी उसी रात बिल्कुल मूवी के शुरुआत वाले सीन की तरह नर्क से एक बड़ा सा पत्थर बाहर निकल कर आता है, जिस पर फाइनल वार्निंग लिखी हुई थी कि अब बलि देनी होगी नहीं तो गांव खत्म हो जाएगा। और तब जाकर गांव वालों को रहस्य पता लगता है कि बलि देनी होगी, जो कि इस गांव का रिचुअल हमेशा से रहा है। सब ये सुनकर शॉक्ड हो गए थे। तभी एक स्क्रोल निकालकर पूरी कहानी फिर से गांव वालों को जारी सुनाता है। असल में कई सदियों पहले गांव के अंदर एक महामारी फैल गई थी, जिससे कि सभी लोग खत्म होने लगे और तभी राजा ने गांव वालों को बचाने के लिए काली शक्तियों का सहारा लिया, यानी कि एक राक्षस का, जो कि था ब्रह्म
ब्रह्म राक्षस, उससे एक डील करी गई थी। डील के हिसाब से गांव वाले तो बच जाएंगे, लेकिन जब भी 3 वार्निंग्स आएंगी तो गांव के हर एक घर से एक जानवर की बलि वहां आएगी किले के अंदर, और एक स्पेशल घर से नर बलि लानी होगी। और ये एक तरह का समझौता था जिसके लिए राजा मान जाता है, और तब से ही ये प्रथा, ये रिचुअल चलता आ रहा था। जब भी वार्निंग्स आती हैं तो गांव के इर्द गिर्द एक घेरा बन जाता है जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता, और सभी लोग अंदर ही फंस जाते हैं। और जब तक बलि नहीं दी जाएगी कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बलि पूरी नहीं हुई तो ब्रह्म राक्षस बाहर आकर सबको खत्म कर देगा। अगर भोज देने के बाद में नर बलि दी गई तो ब्रह्म राक्षस किले के अंदर ही रहेगा और सबकी रक्षा करता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वो आजाद होकर पूरे गांव को खत्म करेगा, जैसे कि उस महामारी के चलते हो जाना चाहिए था। और बलि ही एकमात्र रास्ता है उससे बचने का। अब ये इस गांव का श्राप है, और बचना है तो बलि तो चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो सब खत्म होगा। लेकिन सभी बातें बोलना शुरू करते हैं, लेकिन परशुराम के कहने पर सब चुप हो गए थे कि ये करना ही होगा, और ये कोई डिस्कशन का मैटर नहीं है, बल्कि ये होना है, इनएविटेबल है। खैर, अब ये सारी बातें वीरू को पता लगती हैं, लेकिन वो बलि से नहीं बल्कि इस बात से गुस्से में आ जाता है कि रात में अगर किले पे जाना मना है तो फिर परशुराम और बाकी लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं। वो वहां पर इंसाफ मांगने जाता है, लेकिन उसकी बात पर अभी कोई ध्यान नहीं देता। और तभी परशुराम उस खास चाबी को ब्रह्म राक्षस की मूर्ति के माथे में किसी होल के बिना लगा देता है, जो कि अंदर चली गई थी, क्योंकि ये चाबी मिस्टीरियस थी। और तभी जमीन में से एक छोटा चेंबर खुलता है जिसमें एक बक्सा रखा गया था, जिसके अंदर स्क्रोल्स और गांव के लोगों की इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ लिखा गया था। और अब जाकर वीरू बलि का नाम सुनकर सीरियस हो जाता है कि यहाँ पर गांव में कुछ बहुत ही अजीब चीजें घट रही थी। अब तभी चारी, परशुराम, उसके पिता और बाकी गांव वालों के सामने एक सेक्रेड फेयर पिलर खड़ा करा जाता है, जिसके चलते गांव से एक नाम डिसाइड किया जाएगा कि कौन बलि चढ़ेगा, जिस पर एक माला, लाल रंग के धागे और कील लगी हुई थी। और तभी चारी ये बताता है कि किले के अंदर राक्षस है, और 500 साल पहले एक शिशु को यहाँ पर उस राक्षस ने बलि के रूप में खा लिया था। अब गांव वाले बात करते हैं कि जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका नाम चुना जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स थे। असल में गांव को 4 हिस्सों में बांटा गया था, और पिछली बार जिस हिस्से से बलि दी गई थी वहां से कोई भी नहीं चुना जाएगा। अब किसी लैंप की अग्नि का जिक्र होता है कि कोई भी इन 3 हिस्सों से आकर खुद से उस लैंप को अपनी हथेली से बुझाकर खुद को बलि के लिए मार्क कर सकता है, लेकिन ऐसा कौन ही करता। सो इसलिए ये लोग किसी को चुन रहे थे, और उन्होंने गंगेया यानी कि उसी नशेड़ी दादाजी को चुन लिया था। बट वीरू ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो उनको वहां से भगाने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी वहां पर परशुराम अपने लोगों के साथ आ गया था, और तभी गंगेया को वहां से ले जाया जाता है। अब उसको बलि के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन उस बेचारे को ऐसा लगता है कि शायद से उसकी शादी पंकजम के साथ हो रही है। वीरू यहाँ पर आकर सुब्बू के ऊपर भी गुस्सा करता है कि वो तो आज की जनरेशन की है और उसको ये सब नहीं होने देना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी सुब्बू के फ्लैशबैक से हमको ये पता चलता है कि असल में उसके पिताजी चारी और सरपंच के पिता आपस में बात कर रहे थे कि किले के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और बस वो कुछ सोचने लगती है और सीधा निकल जाती है सरपंच के यहाँ पर, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को देख सके कि वो रास्ता है कौन सा। खैर, अब गंगेया जो होता है वो खुशी खुशी जा रहा होता है, लेकिन वीरू उसको नचवाने लगता है ताकि वो उसको वहां से भगा सके। लेकिन तभी होता यह है कि गंगेया वहीं नाचते नाचते गुजर जाता है, यानी कि वो इजीली वहां पर चला जाता, लेकिन वीरू ने फिर से टांग अड़ा दी थी। और अब परशुराम को अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने दूसरा नाम बालू का चुना था, जिसके चलते वीरू गुस्से में आकर ये कहता है कि किले के अंदर कुछ नहीं है और वो उसको साबित कर कर बताए कि अंदर कुछ है। तभी वो जोश में आकर उस लैंप की अग्नि को अपने हाथ से बुझाकर खुद को बलि के लिए मार्क कर देता है। और अब वो बहुत हीरो बन रहा था, लेकिन तभी किले के अंदर से ब्रह्म राक्षस की आवाज आती है, जिससे कि वीरू की हीरोपंती निकल गई थी और अब कुछ भी नहीं हो सकता था, और उसको अब किले के अंदर बलि के रूप में भेज दिया जाता है। जिससे होता यह है कि सुब्बू उसको बस देखते रह जाती है, और वो उसकी हेल्प करने आई थी, लेकिन अब तो गेम ही पलट गया था। जाना किसको था, जा वीरू रहा था। सुब्बू आखिरी बार वीरू से बात भी नहीं कर पाती और बालू भी दुखी हो जाता है। खैर, अंदर पहुंचकर वीरू को कुछ ट्रैप्स मिलते हैं जो कि काफी खतरनाक थे, एज ये पहले किला राजा का ही था, जो कि स्ट्रेट अप गॉड्स ऑफ इजिप्ट मूवी से कॉपी लग रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे किसी चीज के पास जाने से उनको रोका जा रहा था, यानी कि ये ट्रैप्स इसलिए लगाए गए थे। और वीरू किसी तरह से उनसे बचकर वापस बाहर आता है, जहां पर उसके पीछे कोई भाग रहा था। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सोमू था। जी हाँ, यानी कि वो खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो किले के अंदर था। अब सोमू अपने आप को एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर बताता है, जो कि चंदन की लकड़ी को फॉरेन में भेजता था। लेकिन तभी वीरू देखता है कि उसकी शर्ट का टुकड़ा फटा हुआ था। वो समझ जाता है कि यही सोमू है, जो कि इलीगल काम करता है, एक स्मगलर है। अब डराने पर वो सच्चाई बताता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया।
उसका कहना था कि ये सारा आइडिया उसकी बीवी सावित्री का ही था, यानी कि वो सब जानती थी फिर भी वीरू से पैसे ठग रही थी। असल में सावित्री को पता लग गया था कि किले के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है और इस किले में खजाना हो सकता है, इसलिए गांव के सरपंच ने ये राक्षस का नाटक करा है। तो सोमू को वो एक बैग देकर अंदर भेजती है ताकि वो खजाना लेकर आए। वो उसको डरा धमकाकर अंदर भेज देती है। अब किले की तरफ जाते टाइम ही सोमू की शर्ट उस लकड़ी की टहनी में फंस गई थी और खून लग गया था। और मेरे ख्याल से जब वीरू उस रास्ते पर जा रहा होगा तभी वो टुकड़ा उसके कंधे पर लटक गया होगा और वहां पर फिर वो सो गया, उसकी आंख लग गई। लेकिन जैसे ही सोमू अंदर आया था उसको भयानक आवाजें सुनाई दी थी और जब उसने उसी दूसरे रास्ते से वापस जाने की कोशिश करी तो वो अंदर से बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि एक बार अंदर आया जा सकता है लेकिन ऐसे वापस नहीं जा सकते। एक अदृश्य दीवार बन चुकी थी और वो पिछले 10 दिन से अंदर ही फंसा हुआ था और उसके पीछे एक काला साया भी गुजरता दिखता है, यानी कि इस किले के अंदर कुछ तो है जो कि घूमता रहता है। अब वीरू ये सब सुनकर हैरान था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अचानक सोमू डर के मारे फ्रीज हो जाता है और वीरू को लगता है कि राक्षस आ गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। 10 दिन से यहाँ पर फंसे रहने की वजह से सोमू की हालत हो गई थी ऐसी, लेकिन पता नहीं कि वो बिना खाना और पानी के जिंदा कैसे था। ना ही वो डिहाइड्रेटेड लग रहा था और ना ही उसे कोई दिक्कत लग रही थी, और ये बहुत ही वियर्ड सी चीज होती है। खैर, अब सोमू बोलता है कि यहाँ पर जमीन पर एक छेद है जिसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा गया है और वहां से शायद बाहर जाने का रास्ता है। मिलकर दोनों ही इस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं और एक चमगादड़ उनके पास से गुजरता है, लेकिन वो जलकर राख हो गया था। कि तभी हम ब्रह्म राक्षस को देखते हैं जिसका शरीर ब्लेजिंग फायर से ढका हुआ था और वो बिल्कुल ही घोस्ट राइडर जैसा लग रहा होता है। खैर, वो इन दोनों पर हमला करने लगता है और ये दोनों एक जगह पर जाकर छुप गए थे। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पर समझ में नहीं आई कि अगर ये बलि ही चाहता था तो उसने इनको खाया क्यों नहीं, बल्कि हमला करना शुरू क्यों कर दिया। खैर, दूसरी ओर चारी ने अपनी बेटी को रूम के अंदर कैद कर दिया था ताकि वो किले में ना जाए, और वो वीरू से प्यार करती थी, उसको बचाना चाहती थी। अब चारी अपने बेटे आनंदा को वहीं पर बैठा देता है कि ये लड़की कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अब किले के अंदर जहाँ पर वीरू और सोमू बैठे हुए थे वहां पर अंधेरा था, तो ये माचिस जलाते हैं और मशाल में आग लगाते हैं, जहाँ पर उनके बीच एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसको देखकर दोनों डर गए थे। लेकिन वहां पर दीवार पर कुछ तेलुगु से लिखा गया था जिसको वीरू नहीं पढ़ पाता, ऐसा वो चारी के यहाँ से पढ़ा हुआ था और उसकी तेलुगु अच्छी नहीं थी। लेकिन सोमू इसको रीड करता है और हमको प्रताप रुद्र वर्मा के सिपाही और उसके राजा की कहानी बताई जाती है कि जब वो राक्षस को मारने गए थे तो आखिरकार हुआ क्या था। और ये सब कुछ उस सिपाही ने वहां पर कुरेदगढ़ लिखा था अपनी प्रजा के लिए, ताकि आने वाले लोग इसको पढ़कर कुछ सीख सकें और यहाँ पर कुछ न कुछ उनको हेल्प मिले। तो असल में उस शिशु की बलि के कई साल बाद तक राजा राक्षस को मारने का तरीका ढूंढते रहे थे, और तभी एक सॉर्सरर ने ये बताया कि ब्रह्म राक्षस को बल से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है, और हर एक राक्षस की कमजोरी होती है, इस ब्रह्म राक्षस की भी है। उसको खत्म करने के लिए उसने 2 चीज दी थी, एक तो स्पेशल एन्चेंटेड पाउडर जिससे कि ब्रह्म राक्षस कमजोर होगा, और फिर 2 खास डैगर, एक था सूरज की शक्ति का और एक था चांद की शक्ति का, और उसकी पीठ में इनको स्टैब करना होगा तभी वो खत्म होगा। लेकिन तभी जिस सिपाही ने ये सब दीवार पर लिखा था उसने एक चीज चुपके से देखी थी कि राक्षस अपने मायावी इंसानी रूप में आकर किले से दूसरे रास्ते से बाहर आया था, और ये वही रास्ता है जिससे सोमू और बाकी सब अंदर गए थे, और इसी रास्ते के बारे में सुब्बू को भी पता चल चुका था। लेकिन वो सिपाही ये गौर करता है कि राक्षस काफी खुश नजर आ रहा था, और अगर वो किला नहीं छोड़ सकता था तो फिर वो बाहर कैसे आया, तो यहाँ पर वो कैद नहीं था, और आखिरकार वो इतना खुश क्यों था। खैर, ये बात ये सिपाही आकर राजा को बताता है और राजा और उसकी सेना अंदर चली जाती है। लेकिन राजा ब्रह्म राक्षस को एक ही खंजर यानी कि सूरज वाला डैगर मार पाता है। अब इससे पहले कि वो दूसरा डैगर मार पाता तो उससे पहले ही जो राक्षस होता है वो अपने बहुत ही फियर्स रूप में आकर राजा को खत्म कर देता है, और चांद वाला डैगर एक चेम्बर के अंदर गिर गया था। अब सिपाही वहां से भागता है और इसी जगह पर आकर बैठ जाता है जहां पर उसने ये वार्निंग लिख दी थी, और सिपाही ये बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है इस ब्रह्म राक्षस को खत्म करना, और जिस चेम्बर के अंदर डैगर है उसके रास्ते को तभी खोला जा सकता है जब दोनों साइड के लीवर को एक साथ खींचा जाएगा। लेकिन वो अकेला था तो ऐसा नहीं कर पाया, और उसने डैगर की लोकेशन यानी कि चेम्बर की लोकेशन एक मैप के अंदर मार्क करके सुरक्षित अपने पेंडेंट में रख दी है, और कोई भी कभी भी गांव का व्यक्ति इस राक्षस को मारने आएगा तो उसकी हेल्प होगी, और बस फिर वो अपना वहीं पर दम तोड़ देता है। और यहाँ पर वो कंकाल उसी सैनिक का था। अब वीरू जो होता है वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी वहां पर वो पेंडेंट मिल जाता है और सोमू याद दिलाता है कि जो राक्षस उन्होंने अभी देखा था वो इस कहानी को साबित करता है, यानी कि ये सब कहानियां नहीं थी बल्कि सच्चाई थी इस गांव की। अब वहां पर राक्षस आसपास ही घूम रहा था तो ये दोनों वहां से कहीं और जाते हैं, ऐसे वहां पर रुकते तो सैनिक जैसा ही हाल हो जाता।
दूसरी ओर सुब्बू को उसका भाई आजाद करवा देता है और अपने ही पिता को वो रूम में बंद कर देता है कि सुब्बू का भाई वीरू को अपना जीजा मान चुका था। अब सुब्बू जब किले के पास जाती है तो वहां पर बालू भी था, जो कि वापस नहीं गया। वो अपने दोस्त के लिए अंदर जाना चाहता था, लेकिन डर के मारे ऐसा नहीं कर पा रहा था और ना उसको एंट्रेंस के बारे में पता था। लेकिन सुब्बू के आते ही वो दोनों अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं अंदर किले में वीरू और सोमू सैनिक वाली लोकेशन से बाहर निकल गए थे, जहां पर सोमू पागलों की तरह किसी से बात कर रहा होता है, जो कि उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड थी। 10 दिन से यहाँ पर रहकर वो पागल हो गया था। अब ये उस सैनिक के पेंडेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां पर किसी की आवाज आती है और वो दोनों आगे भाग जाते हैं। तभी जस्ट उनके पीछे से ही सुब्बू और बालू अंदर आते हैं, लेकिन वो दोनों भी अलग अलग होकर खो गए थे। तभी वीरू और सोमू एक जगह पर आते हैं, जहां पर वीरू अपनी और सुब्बू की लव स्टोरी बता रहा था। लेकिन तभी सामने से सुब्बू आती है और दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से सोमू और रियल सुब्बू आए थे, यानी कि ये जो थी वो सुब्बू नहीं थी, बल्कि वही आत्मा थी जिसको सोमू ने यहाँ पर पहले दिन देखा था या फिर फील किया था। अब बस ये आत्मा, जिसको गाँव में सब प्रेतनी मानते थे, वो वीरू का हाथ नहीं छोड़ रही होती। तभी सुब्बू दिमाग लगाकर एक पवित्र रस्सी को उसके सामने फेंकती है, जिससे वो वीरू का हाथ छोड़ देती है, एज वो आत्मा इस रस्सी के पार नहीं जा सकती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये रस्सी यहाँ पर थी ही क्यों, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को तो इससे यहाँ पर बांधा नहीं जा सकता था। यानी कि इस महल और किले के अंदर पक्का पहले काले जादू किए जाते थे और यहाँ पर राज बहुत ही ज्यादा गहरा था। खैर, अब ये चारों एक जगह पर आकर बैठकर बात करते हैं और सुब्बू को ये पेंडेंट दिखाया जाता है। सुब्बू को ये पता था कि अगर एक बार अंदर आए तो राक्षस को मारे बिना बाहर नहीं जा सकते, यानी कि सुब्बू जो थी वो सच में वीरू से प्यार करती थी। अब हम सोनू और बालू को भी देखते हैं, जो कि सावित्री को लेकर लड़ रहे थे। सोमू बालू का दोस्त था। अब हम सोमू और बालू को भी देख पाते हैं, जो कि सावित्री को लेकर लड़ रहे थे। सोमू बालू पहले दोस्त थे, लेकिन बालू बहुत शराब पीने लग गया था और उसका अफेयर सावित्री से था। शायद से दारू पीने की आदत वहीं से लगी होगी। अब बाद में सोमू ने बालू को धोखा देकर सावित्री से शादी कर ली और सावित्री पहले काफी पतली थी, सुंदर थी, इसलिए दोनों लड़ रहे थे। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों बालू कह रहा था कि सोमू अगर खत्म हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वीरू को भी शाबाशी दे रहा था कि उसने ठीक ही किया। खैर, अब सुब्बू सबको इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब कि जैसे यहाँ से आने का दूसरा रास्ता था, वैसे यहाँ से जाने का दूसरा एग्जिट भी था, जो कि उसी सैनिक ने दीवार पर लिखा था। और डैगर्स पीठ पर मारने होंगे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि ये सब सूर्य उदय होने से पहले करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, एज यहाँ पर आज था एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण लगा हुआ था। अब पेंडेंट को सुब्बू को दिया जाता है, जहाँ पर उनको पेंडेंट के सिंबल्स को ग्रहण के हिसाब से सेट करना था, और ऐसा करते ही लॉक खुल जाता है। इसके ऊपर भी सूरज और चांद का महत्व था, और ब्रह्म राक्षस का मतलब यानी कि ब्रह्मा जी का दिया गया श्राप किसी को होता है, जिसके चलते वो इंसान ब्रह्म राक्षस बन जाता है। खैर, अब बस ये पेंडेंट खुल गया था, जिसके अंदर मैप होता है, लेकिन वहां पर जाते वक्त वीरू ये सोचता है कि राक्षस ने अब तक उन पर हमला क्यों नहीं किया, और ये कैसा राक्षस है जो कि हमला नहीं कर रहा था। और जल्दीबाजी में बालू मैप का एक टुकड़ा फाड़ देता है, और उसको मैप पर रखकर वीरू को कुछ याद आता है कि सैनिक ने ये कहा था कि लीवर रूम के अंदर जाकर इस कक्ष के दरवाजे को खोला जा सकता है, और वो अकेला था इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। यानी कि उनको इस कक्ष के दोनों साइड के लीवर्स को एक साथ खींचना होगा और तभी ये गेट खुलेगा। तो सुब्बू वीरू के साथ जाती है और सोमू और बालू एक साथ थे, और उनको ये करना था सुबह करेक्ट 5 बजे, यानी कि 5 बजे लीवर खींचा जाएगा, जिससे कि ये गेट खुलेगा। अब बालू और सोमू को वही आत्मा हॉन्ट करती है, लेकिन रस्सी की वजह से उनके पास नहीं आ पाती, और वो पेड़ की बेल के सहारे और सोमू के ऊपर खड़ा होकर ऊपर चढ़ जाता है, और यहाँ पर बालू लीवर तक पहुंच गया था। दूसरी ओर वीरू अपनी बड़ाई कर रहा होता है कि वही हीरो है, और 10 साल बाद वो यहाँ पर आया, ऐसा क्यों था, यानी कि वो इसी राक्षस को खत्म करने आया है। कि तभी वो एक जाल में फंसकर ऊपर लटक जाते हैं, जहाँ पर बहुत से सैनिक ऑलरेडी फंसे हुए थे और वहीं पर कंकाल बन गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दूसरी ओर लीवर खींचने वाला कोई भी नहीं था। एनीवेज, अब ये दोनों झूलकर उस लीवर तक पहुंचते हैं, और 5 बजते ही दोनों साइड से लीवर खींचा जाता है, जिससे कि कक्ष का दरवाजा खुल गया था, और वीरू सुब्बू भी बच जाते हैं, एज वो जाल लीवर के खींचते ही डीएक्टिवेट हो गया था। एज पहले ये किला राजा का ही था, तो इसके अंदर मल्टीपल ट्रैप्स थे दुश्मनों के लिए, लेकिन फिर यहाँ पर ब्रह्म राक्षस को बुलाया गया था, तो शायद से वो वहीं पर रहने लगा। ऑब्वियस सी बात है, वो बलि के बदले वहाँ पर रह रहा था, लेकिन स्टिल उसने अपनी बलि को अभी तक स्वीकार नहीं किया था, एज अब तक तो उसको इन लोगों को कब का खत्म कर देना चाहिए था, यहाँ पर उनको खा लेना चाहिए था। एनीवेज, अब सभी कक्ष के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर ढेर सारे सैनिकों के आर्मर्स और हथियार थे। इनफैक्ट वहां पर वो एन्चेंटेड पाउडर भी था, जो कि हरे रंग का था, जिससे कि राक्षस को कमजोर करा गया था, और उस चीज को इन लोगों ने एक पोटली के अंदर भर दिया था कि जब राक्षस आएगा तो उस पर वो मार देंगे, जिससे वो कमजोर होगा। स्ट्रेंजली वीरू को वहां पर एक कंकाल में पायल मिलती है, और मस्ती मजाक करते करते वहां पर वीरू को वो चंद्र वाला डैगर भी मिल गया था, और बस तभी इनके सामने ब्रह्म राक्षस भी खुद आ जाता है। इन सब की फाइट होती है, और ब्रह्म राक्षस जो था उसने सिर्फ वीरू को भाले से
से हवा में लटका दिया था। एज ऑब्वियस सी बात है, सेक्रीफाइस के लिए उसको ही मार्क करा गया था। खैर अब उस एन्चांटेड पाउडर को फेंकते टाइम वो ऊपर की सीलिंग पर जाकर लटक जाता है और काफी मुश्किलों से जब वो नीचे आता है तो वो सोमू के कंधे पर शर्ट पर गिर गया था, जिससे कि सोमू राक्षस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो उससे डर जाता है, जिसके चलते उसने सबको पीछे कर दिया था और सुब्बू को भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। लेकिन सुब्बू की पायल एक मशाल में फंस जाती है और उस पायल की खनक से होता यह है कि ये ब्रह्म राक्षस अचानक से शांत होकर इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखें जो कि बहुत चमक रही थी वो अचानक से नीली होकर शांत हो जाती हैं। जैसे कि होता है ना कि जो अग्नि होती है वो नीली वाली जो होती है शांत वाली, बिल्कुल वैसी हो गई थी। और तभी वीरू खंजर उठाकर भागता है, लेकिन वो उसे चंद्र वाला खंजर मारता नहीं है बल्कि उस सूरज वाले खंजर को भी निकाल देता है। और जब राक्षस उन पर हमला करने आता है तो वो उसको वही पहले मिली पायल देता है, जिससे कि राक्षस बिल्कुल ही शांत हो गया था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में 500 साल पहले जब वो शिशु की बलि दी गई थी तो वो बलि राक्षस ने स्वीकार नहीं करी थी, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की थी और उसको देखकर वो कंफ्यूज्ड हो गया कि ये कैसा इंसान है, कैसा ह्यूमन है, जो कि उसको देखकर डर नहीं रहा था। और तभी राक्षस शांत होकर अपने इंसानी रूप में आकर उस बच्ची को पालने लगता है। जी हाँ, उसने उस छोटी बच्ची को बहुत ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी की तरह पाला था। और ये बात वीरू को किले के अंदर दिख रही चीजों से पता चली थी। हर जगह खिलौने और बच्चों की चीजें थी। इनफैक्ट वहाँ पर एक छोटी बच्ची के निशान भी थे हाथों के। राक्षस ने बच्ची के लिए दूध और हर एक चीज का प्रबंध किया था, यानी कि वो जब मर्जी बाहर जा सकता था। अब बच्ची 5 साल की हुई थी तो उसको असली फूल चाहिए था, तो राक्षस ने दूसरा एग्जिट खोला और यही एग्जिट और एंट्रेंस उस सिपाही ने देख ली थी। और फिर उसने ये बात राजा को बता दी। और इसलिए उस टाइम पर मैंने कहा था कि राक्षस बहुत खुश था। तो अब हमको समझ में आता है कि वो इतना खुश क्यों है और क्यों यहाँ पर वो अब तक बलि को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात कि राजा ने जब हमला किया था तो एक तीर उस बच्ची को लग गया और वो वहीं पर खत्म हो गई। वो छोटा कंकाल जिसके पैर से पायल मिली थी वो उसी बच्ची का था और इसलिए ही राक्षस ने सबको खत्म कर दिया था, पूरी सेना को, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। मतलब कि वो राक्षस था, बलि लिया करता था, लेकिन फिर भी बच्ची को ना मार सका और गांव वाले निर्दयी थे, बच्ची की बलि दे दी। तो राक्षस कौन है आप सोच कर देखो। और इसलिए ही राक्षस इन सब पर हमला कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब भी राजा और उसके सैनिक जैसे लोग हैं। लेकिन तभी पायल हाथ में आते ही राक्षस के सामने वो बच्ची की स्पिरिट आती है और दोनों ही यहाँ पर मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। शायद ब्रह्म राक्षस का श्राप भी प्यार से नष्ट हो गया था। तभी वीरू, सोमू, बालू और सुब्बू इस महल से बाहर आ जाते हैं और सभी हैरान थे कि आखिरकार ये लोग बाहर कैसे आ गए। ऐसा आज तक बलि दिया हुआ इंसान वापस नहीं लौट कर आया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सरपंच और उसका बाप जो था वो पक्का कोई ना कोई राज छुपा रहे थे, एज उनकी शक्लें काफी बनी हुई थी। एज वो रात को क्यों किले के पास किसी को जाने नहीं देते थे, क्योंकि सिर्फ वार्निंग से ही राक्षस के पास बलि दी जाती थी। तो कोई तो राज है जो कि छुपा हुआ है, क्योंकि मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। जी हाँ, ये बहुत लोगों ने मिस कर दिया। तभी हम सोमू को, वीरू, बालू और सुब्बू को एक बात कहते सुनते हैं कि जब वो उस रात किले में गया था पहली रात में, तो उसने वहां पर कुछ आवाजें सुनी थी। और तभी हम एक एंट्रेंस को देखते हैं जिसको लोहे की सलाखों से ढक दिया गया था। अब या तो ये वही दूसरी एग्जिट और एंट्रेंस थी जिसको गांव वालों ने ढक दिया था, या फिर ये कोई और एंट्री या फिर एग्जिट हो सकती है जहां पर पक्का सरपंच और उसका पिता जाते होंगे। तो यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता छुपा हुआ था। अब सबसे बड़ी बात कि गांव के अंदर वो साड़ी वाली स्त्री जो थी वो कौन थी। एक और चीज की वो लड़की या प्रेतनी वहां पर जो स्पिरिट थी वो क्यों घूम रही थी, वो किसकी स्पिरिट थी, ये भी किसी को समझ में नहीं आता। इसका राज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहरा है। और सबसे बड़ी बात कि सुब्बू के हिसाब से वो सुब्बू के रूप में इसलिए आई थी क्योंकि अक्सर प्रेतनी उस रूप में आती है जिससे आप प्यार करते हो। तो एंड में सुब्बू और वीरू के प्यार का भी इजहार हो जाता है। और हमको ये पता लगता है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा, जहां पर और भी राजों से पर्दाफाश होगा। और बूम, इसी के साथ में राकासा यानी कि राक्षस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। अब देखो, कोई भी ब्रह्म राक्षस बनता कैसे है, तो देखो सबसे पहले माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी का श्राप होता है। तो जब भी कोई ब्राह्मण जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, वो अपनी नॉलेज को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करता है और वो इविल जगह पर चला जाता है, तो उसकी जो आत्मा होती है वो धरती पर फंस जाती है और वो इसी फियर्स ब्रह्म राक्षस के रूप में रहती है। मोस्टली ये पेड़ों के ऊपर रहते हैं। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि जो राजा था ना बहुत पहले का, वो पक्का यहाँ पर ब्लैक आर्ट्स और ब्लैक मैजिक करा करता होगा। अदरवाइज इस किले के अंदर इतनी सारी चीजें होना सेंस नहीं बनाता। उसने भगवान से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करी, उसने यहाँ पर खाली काली विद्या से ही क्यों हेल्प ली थी। अब देखो, यहाँ पर ये जो ब्रह्म राक्षस था उसका इंसानी रूप बिल्कुल किसी राजा जैसा ही लग रहा था और किले के अंदर भी वो काफी अच्छे से घूम रहा होता है, उसको सब कुछ पता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस किले के अंदर जो राजा रहा करता था उसके अंदर ब्रह्म राक्षस की स्पिरिट आ गई थी जिसके चलते वो ऐसा बन गया। तो इसके बारे में तो हमको पार्ट 2 के अंदर ही पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर राज है क्या।
एनीवेज उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी सारी चीजें पसंद आई होंगी, समझ में आ गई होंगी। इनकेस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रिसेंटली मैंने रॉक्तफलक नाम की एक बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और जल्दी ही फ्रॉम सीजन 4 का तीसरा एपिसोड आने वाला है, तो जल्दी से जाकर एपिसोड 2 और 1 को देख लो, अदरवाइज आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए